अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले सबक नंबर 1 से लेकर 8 तक आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, एक तरह का जोश और ताकत मुझे मिलती है और भी कुछ करने का। मुझे बोरियत महसूस नहीं होती है, बस वो आपके कमेंट्स पढ़कर आप मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सीरियस बनकर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, छुट्टियों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब आपके कमेंट्स की वजह से ही मुझे पता चलता है। अगर मैं और भी इसमें कुछ सुधार कर सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगले भी हम लेक्चर लेने वाले हैं, उसमें अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्लस फेसबुक लिंक दी गई है। वक्त ज़ाय किए बगैर हम आगे बढ़ेंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 9 तरफ। तरफ के मानी होते हैं बैरम, और बैरम के मानी होते हैं एक किस्म का आला जिससे वज़नी चीज़ें उठाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके मुसन्निफ़ का इंट्रोडक्शन है, जो हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रस्तुत। प्रस्तुत के मानी, ये जो लफ्ज़ है पिछले हर सबक में गुजरा है। अब इसके मानी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। और अगर याद नहीं है तो पिछले सबक में देखिए प्रस्तुत के मानी मैंने क्या कहा, और मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि आपको उस तरीके से याद भी रहेगा। ये जो प्रस्तुत नाम का लफ्ज़ है ना, आपको अगले भी हर सबक में मिलेगा। अगर 9वां सबक चल रहा है और आपको प्रस्तुत मालूम नहीं है, तो आपको चाहिए कि तलाश करें, याद करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। इस तरीके से आपको याद भी रहेगा। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे हम। पाठात आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाच्या आयुष्यातील बालपणीच्या विविध प्रसंगातून त्याची निरीक्षण शक्ती, जिज्ञासा आणि तार्किक विचार क्षमता यांचा प्रत्यय येतो। ये जो सबक है वो आर्किमिडीज, इस साइंसदान की बचपन की ज़िंदगी के अलग अलग वाक़यात से निरीक्षण शक्ति और तार्किक शक्ति दोनों के मानी होते। तजज़ियाती शक्ति यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, तजज़िया करना। जिज्ञासा दिलचस्पी, और विचार क्षमता यानी सोचने की सलाहियत, इन तमाम बातों का जिक्र आता है। आपको जो सबक है वो आर्किमिडीज जो है एक साइंसदान है, उसके बचपन की ज़िंदगी के अलग अलग वाक़यात इसमें बताए गए हैं। प्रसंग यानी वाक़यात। जैसे मैं हर बार में आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, कि आपको नोटबुक साथ में लेकर रखना है और अपने ऊपर डालना है सबक नंबर 9 तरफ, और नीचे उसके वर्ड्स मीनिंग नोट डाउन करना है। और ये नोटबुक साल भर आपको संभाल के रखना है, उस पर नाम अच्छी तरह से रखें ताकि चोरी ना हो या फिर गुम ना जाए, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो गुमना नहीं चाहिए। आपको याद करना है वर्ड्स मीनिंग। फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। सिसिली बेटातील सिराक्सूस शहर। सिसिली जजीरे में सिराक्सूस नाम का शहर, बेट यानी जजीरा, सिसिली नाम का एक जजीरा है और सिराक्सूस नाम का वहाँ पर शहर है। इस जजीरे में ये शहर है। वेर सकारची, और सुबह का वक्त था। सकाळ यानी सुबह, और एक लफ्ज़ आता है सायंकाळ। जैसे लास्ट टाइम हमने एक नज़म पढ़े सायंकाळची शोभा, तो सायंकाळ यानी शाम और सकाळ यानी सुबह। सुबह का वक्त, स्वच्छ पिवळा सूर्यप्रकाश सगळीकडे पसरला होता। साफ पीले रंग का सूरज की रोशनी हर तरफ फैला हुआ था। सुबह का वक्त था तो जाहिर सी बात है साफ, स्वच्छ यानी साफ, पिवळा, पीला, सूर्य प्रकाश, सूरज की रोशनी सब तरफ फैली हुई थी। दिवस आठवड्याच्या बाजाराचा होता, म्हणून रस्त्यावरून गर्दी गोंगाट वाहत होता। दिन जो है वह हफ्ते के बाज़ार का था, इसलिए रास्ते पर से गर्दी गोंगाट बहुत ज़्यादा बह रही थी। दिवस यानी दिन, आठवड़ा यानी बाज़ार, आठवड़ा यानी हफ्ता, आठवड़ा यानी हफ्ता, गर्दी यानी भीड़, घोंघाट यानी बहुत ज़्यादा, वाहने या वाहत यानी बहना। तो क्या मतलब हो इसका? दिन हफ्ते के बाज़ार का था, इसलिए रास्ते से बहुत भीड़ बड़े पैमाने पर जा रही थी।
बह रही थी. हिरव्यागार द्राक्षांच्या गासड्या भरून बैलगाड्या बाजाराकडे जात होत्या. हिरव्यागार यानी हरे भरे, द्राक्षे यानी अंगूर, गासड्या यानी गट्ठे. क्या मतलब हुआ इसका? हरे भरे अंगूर के गट्ठे भरकर बैलगाड़ियाँ बाज़ारों की तरफ जा रही थी. कडे यानी की तरफ जा रही थी. काही काही गाड्यांमधून ऑलिव्ह फळांचे ढिगारे, हिरव्या पालेभाज्या आणि बाजारात विकण्याचे इतर जिन्नस जात होते. काही काही यानी कुछ कुछ, ऑलिव यानी ऑलिव, इंग्लिश में भी इसे ऑलिव कहते हैं. पाले भाज्या यानी पत्तों वाली भाजियाँ, विकण्याचे बेचने के, इतर यानी दूसरे और, जिन्नस यानी चीज़ें. अब इसका मतलब क्या हुआ? काही काही गाड्यांमधून कुछ कुछ गाड़ियों में से ऑलिव फळांचे ढिगारे, ऑलिव फल के बड़े बड़े ढीग, हिरव्या पालेभाज्या, हरे भरे पत्तों की सब्जियां, आणि बाजारात विकण्याचे और बाजार में बेचने के दिगर चीज़ें भी जाती थी. है ना, सुबह के वक्त में सब हो रहा था, मंजर बयान कर रहे हैं. जाणाऱ्यांची एकच घाई गर्दी उसळली होती. जाणाऱ्यांची यानी जाने वालों की, उसड़ली यानी आ गई थी, जमा हो गई थी. जाने वालों की यही सब जल्दबाजी और भीड़ लग गई थी. सिराकसूस शहरातील तो मुख्य चौक गर्दीने नुसता फुलून निघाला होता. सिराकसूस नाम के इस शहर में जो ख़ास चौक था, मुख्य यानी ख़ास चौक था, वो भीड़ से बहुत भर गया था. चौकाभोवतीची जुनाट घरे मात्र स्वच्छ सूर्यप्रकाशात चकाकत होती. यहाँ तक हमने पढ़े. ठीक है, इसका मतलब जुनाट यानी जूने पुराने, चौक के आसपास, भोवती यानी आसपास, चौक के आसपास जो पुराने घर है वो सिर्फ साफ सूरज की रोशनी से चमक रही थी. होती यानी थी, होता यानी था, और होते यानी थे, याद रखो. वर निळे निळे आकाश, पिवळ्या प्रकाशात उजळून निघालेली घरे आणि त्या घरांच्या मातीवर पडलेल्या काळ्या सावल्या, यांमुळे ते दृश्य फार मजेशीर दिसत होते. अब इसका मतलब क्या हुआ? वर नीले नीले आकाश, ऊपर नीले नीले आसमान, आकाश यानी आसमान, नीले नीले आसमान, पिवळ्या प्रकाशात उजळून निघालेली घरे, पीले रोशनी में खिल जाने वाली वो सब घर, आणि त्या घरांच्या मातीवर पडलेल्या काळ्या सावल्या, और उन घरों की मिट्टी पर गिरी हुई काली छावलियाँ, छाव, सावल्या मतलब छाव, साया जिसे हम बोलते हैं. यांमुळे ते दृश्य फार मजेशीर दिसत होते. इसकी वजह से वो नज़ारा बहुत मज़ेदार दिखाई दे रहा था. दृश्य यानी नज़ारा, ये सब मंजर की वजह से वो मज़ेदार दिखाई दे रहा था. काही काही घरांवरच्या धुराड्यातून धूर वळणे, आडवळणे घेत घेत वर चढ़त होता. कुछ कुछ घरों में से धुराड्यातून, धुआं आने वाली जगहों में से, यानी धुआं निकलने का जो पाइप होता है उसको बोलते धुराड्या. धूर यानी धुआं, वळणे यानी टेढ़ा मेढ़ा होना, आवड़ने घेत वर चढ़त होता. फिर से बता रहा हूँ, धुराड्या तो मतलब धुआं निकलने का पाइप, धूर यानी धुआं, वळणे यानी टेढ़ा मेढ़ा होना, आडवळणे घेत यानी सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा होकर वर यानी ऊपर चढ़ रहा था. कि मंजर बयान कर रहे हैं वो कि कुछ कुछ घरों में से वो पाइप में से धुआं निकल रहा था जो साफ की तरह इधर उधर होकर ऊपर चढ़ रहा था. कोपऱ्यावरच्या एका जुनाट पुढल्या बागेतल्या बाकावर एक छोटा मुलगा मांडी घालून काहीतरी वाचत होता. कोपरा यानी कोने के अंदर, जुनाट यानी पुराना, बाकावर यानी टेबल पर, बाक यानी टेबल, मांडी मारून चार जानू बैठकर, मांडी मारकर,
वाचत यानी पढ़ना। अब इसका मतलब समझेंगे। कोने में एक पुराने घर के बाग में एक बेंच पर छोटा सा लड़का मांडी मारकर कुछ तभी पढ़ रहा था। कुछ तो पढ़ रहा था वो छोटा सा बच्चा। कागदावर मध्येच आकृती काढून आणि त्या आकृतीकडे टक्क लावून पाहत तो वेड्यासारखा बसला होता। कागदावर यानी कागज पर, मध्येच यानी दरमियान में, आकृति आकृति यानी खाका शक्ल, टक्क लावून बसने ये मुहावरा है। टक्क लावून पाहने यानी एक जैसा देखना गौर से उसको, वेड्यासारखा पागल की तरह। अब इसका मतलब समझेंगे। कागदावर मध्येच आकृति काढून, कागज पर दरमियान में ही खाका निकाल कर उस खाके की तौर पर एक निगाह लगाकर पागल की तरह देख रहा था। कौन? वो लड़का। इतक्या समोर त्याच्या समोर कोणीतरी उभे राहिले। इतक्यात मतलब इतने में, त्याच्या समोर यानी उसके सामने, कोणीतरी यानी कोई तभी, उभे राहिले यानी खड़ा रहा। जब वो पागल की तरह उस कागज़ में देख रहा था, इतने में उसके सामने कोई तभी आकर खड़ा हो गया। त्याच्या सरशी त्या मुलाने नजरेपुढचा कागद चोडा मोडा करून खिशात घातला। उसी वक्त उस बच्चे ने अपने नज़र के सामने का कागज़ चौड़ा मोड़ा यानी गोला मोला करके अपने जेब में डाल लिया। खिशा यानी जेब में डाल लिया। जैसे ही उसने देखा कि अपने सामने कोई खड़ा है, तो अपने सामने का जो कागज़ था जिस पर शक्ल वो बना रहा था, फ़ौरन उसने गोला मोला किया और अपने जेब में डाल लिया। मान खाली करून तो स्तब्ध उभा राहिला। अपनी गर्दन खड़ी करके नीचे करके वो बिल्कुल पुरसुकून खड़ा रह गया। मान यानी गर्दन, खाली यानी नीचे, स्तब्ध हो जाना, एकदम पुरसुकून खड़े हो जाना, एक जैसा खड़े रह जाना। उभा यानी खड़ा। ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, शाह तुला कैक वेळा सांगितले। ये जो इसका मतलब होता है शाबाश, तुला कैक वेळा सांगितले, शाबाश तुझे कितने बार मैंने कहा, वेळ यानी वक्त, की हे कागदावर गिचमिड गिचमिड करने बत्स झाले, कि कागद पर ये गिचमिट गिचमिट करना तू बंद कर दे। गिचमिट गिचमिट करना यानी कागद पर आड़ी टेढ़ी लाइन खींचना। मुलाला तो माणूस दरडावून सांगत होता, बच्चे को वो आदमी डांट रहा था, डांट कर कह रहा था। मुलाला यानी बच्चे को, तो यानी वो, मानुस यानी इंसान, दरडावून यानी डांट कर, सांगत होता यानी कह रहा था। बच्चे को वो आदमी डांट कर कह रहा था। समोरचा तो मुलगा दूसरा तीसरा कोणी नसून आर्किमिडीज होता। सामने का वो बच्चा कोई और दूसरा तीसरा नहीं बल्कि आर्किमिडीज था। ये साइंसदान था। वो बचपन की कहानी सुना रहा है। समोरचा यानी सामने का, मुलगा यानी लड़का, कोनी यानी कौन, नसून यानी नहीं होकर, सामने का वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि आर्किमिडीज था। आणि तो माणूस म्हणजे त्याचे वडील, और जो उसके सामने आकर खड़े हुआ था वो उसके वडील थे यानी अब्बू थे। वडिलांसमोर मुलगा आता थोड़ा थरथरच उभा होता। अब्बू के सामने वो लड़का अब थोड़ा थरथर कांपते हुए खड़ा था। समोर यानी सामने, थरथर यानी थरथर कांपना, खड़ा हुआ था। उसके अब्बू के सामने वो थरथर कांपते हुए खड़ा रहा था। वडील मुलाला आणखी दम भरनार, अब्बू उसको और दम भरने वाले थे, डांटने वाले थे। तोच त्याच्या शेजारी फाटक उघडून आत आला। उतने में ही उसका पड़ोसी अंदर आ गया। और डांटने वाले थे तो उतने में उसका जो पड़ोसी है, शेजारी यानी पड़ोसी, वो अंदर आ गया। मग वडिलांनी त्या शेजाऱ्याला मुलाची गाऱ्हाणी सांगण्यास सुरुवात केली। फिर अब्बूजान ने उस पड़ोसी को उसकी शिकायत करना शुरुआत कर दी। गाऱ्हाणी यानी शिकायत करना, गाऱ्हाणे करना, कंप्लेंट करना। तो अब्बूजान ने क्या किया, उस पड़ोसी को इसके बारे में कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। क्या कंप्लेंट किया? म्हणाले, उन्होंने कहा, पहिले तालमीला जा असे मी सांगतोय याला। देखा तू, पाहिलेत मतलब देखा तू, तालमीला जा यानी वर्जिश एक्सरसाइज करने के लिए जा।
असे मी सांगतो याला, ऐसा मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक्सरसाइज करने तो जाया कर, पण ऐकत नाही, लेकिन वो सुनता नहीं. ऐकणे मतलब सुनना, लेकिन वो सुनता नहीं. शरीर छान झाले तर हा किती पुढे येईल. अगर इसका जिस्म अच्छा हो जाएगा तो कितने आगे आ जाएगा. प्रश्न चिन्ह. शरीर यानी जिस्म. निदान काही धंदा सीख. निदान यानी कम से कम कुछ कारोबार तभी सीख जा. धंदा यानी कारोबार. तेही नाही, वो भी नहीं करता. सारा दिवस हा असा बसतो. सारा दिन ये ऐसा ही बैठता है. बसतो मतलब बैठना. कागदावर रेघा मारत. कागज पर वो लाइनें खींचते हुए बैठता है बस. रेघा यानी लाइन. कळत नाही काय आहे त्या रेघोट्यात एवढे. पता नहीं क्या है इन लाइनों के अंदर इतना. कड़ने मतलब पता होना. का यानी क्या. एवढे यानी इतना. पता नहीं इस लाइनों में क्या है इतना. कौन बोल रहा है. उसका बाप, वडील, वो उस पड़ोसी से इसकी शिकायत कर रहे हैं. नेक्स्ट. शेजाऱ्याला वडील आणखी काही सांगत राहिले असते. उस पड़ोसी को अब्बूजान और भी कुछ कहने ही वाले थे या कहते ही रहते थे. आणखी यानी और. उस पड़ोसी को अब्बूजान और कुछ कहने वाले थे, पण तेवढ्यात आरकीची आई तिथे आली. पण यानी लेकिन, तेवढ्यात यानी उतने में, आरकी यानी आर्किमिडीज, आई यानी माँ, तिथे यानी वहाँ पर, आली यानी आई. ठीक है. कुछ कहने ही वाले थे, इतने में उस आरकी की माँ, बच्चे की माँ वहाँ पर आ गई. आपल्या मुलाला कोणी हसलेले, बसलेले, बोललेले तिला खपत नव्हते. अपने बच्चे पर कोई हंसा हुआ या उसको कोई बोले, ये उसको चलता नहीं था. कोणी यानी कौन. खपत यानी एक्सेप्ट करना. चलता नहीं था उसको, अपने बच्चे को कोई डांटे या हंसे. ती ताडकन आरकीच्या वडिलांना म्हणाली. उसने फौरन आरकीच्या वडिलांना म्हणाली. उसने फौरन आरकी के अब्बू से कहा, यानी उस बच्चे के अब्बू से कहा. उसकी माँ थी और जो डांट रहा था उसका बाप था. जो डांट रहा था उससे उसने कहा, तुम्ही आधी बाजारात जा पाहू. तुम पहले बाजार में जाओ भला. आधी यानी पहले. ये सब छोड़ो, पहले तुम बाजार में जाओ. जा बकरीचे दूध आना. जाओ बकरी के दूध ला लो. अब बीवी है तो डांट कर सुनना ही पड़ेगा उसको, क्या करेगा बेचारा. दूध क्या बोला इसने. जाओ बकरी के दूध लेने चले जाओ. पोरे सकाळपासून उपाशी आहेत और जो बच्चे हैं हमारे वो सुबह से भूखे हैं. पोरे यानी बच्चे, सकाळपासून यानी सुबह से, उपाशी यानी भूखे, आहेत यानी है. तो हमारे जो बच्चे हैं वो सुबह से भूखे हैं, जाओ पहले दूध लेकर आओ. दूध नहीं मिला तर मद आना. और अच्छा सुनो, दूध अगर नहीं मिला तो फिर शहद लेकर आना, लेकिन खाली हाथ लौटना नहीं. जा और चलो निकलो यहाँ से. ये किसने कहा. आरकी की अम्मी ने उसके अब्बू से डांट कर सब बातें कहा. अब आगे इस स्टांजा हम देखते क्या होता है. बायकोचा तो अवतार पाहून आरकीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला. बायको यानी बीवी, अवतार यानी शक्ल. उस तरह की वो शक्ल देखकर आरकी के अब्बू ने वहाँ से अपना पैर निकाल लिया. काढ़ता पाय घेने ये मुहावरा है. वहाँ से खामोशी से निकल जाना, दबे पाँव निकल जाना. अब बीवी का ये अवतार देखकर जो उसके अब्बू थे उन्होंने खामोशी से दबे पाँव वहाँ से निकल गए. पुनः आरकी ने कागदात तोड़ खुपसले और फिर से उस आरकी ने कागज़ में अपना मुंह ठूंस लिया. खुपस लिया मतलब ठूंस लिया. अब जो आर्किमिडीज था उसे प्यार से आरकी बोल रहे हैं इसमें. जैसे इसको उसके अब्बू वहाँ से चले गए, आरकी ने फ़ौरन अपना मुंह कागज़ में और खुपस लिया, यानी उस सोच में डूब गया. तोड़ यानी मुंह. वो तो कागदावर वृत्तचित्री वगैरह काढू लागला और कागज़ पर वो ख्याली शक्लें बनाने लगा. ख्याली शक्लें अलग अलग तरह के जो भी वो सोच रहा होगा वो सब कागज़ पर वगैरह काढने लगा. समोरच्या रस्त्यावरची वर्दळ वाढत होती. सामने जो रास्ता है उस पर की जो भीड़ है वो बढ़ रही थी. समोरच्या यानी सामने के, वर्दड़ यानी भीड़. भीड़ के लिए एक लफ्ज़ आया है पहले, गर्दी. वो बढ़ रही थी. ऊन सनसनी तापू लागले होते और जो धूप है वो तेज़ी से तपने लगे थे. धूप जो है वो सनसनी, ऊन यानी धूप, सनसनी यानी तेज़ होना, तपने लगे थे. एकदम जोर जोरात आरडाओरड ऐकू लागली. अचानक
ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। एकदम यानी अचानक, आरडा ओढ यानी चिल्लाने की ऐकू यानी सुनाई दी. म्हणून आरकी रस्त्यावर गेला. इसलिए आरकी रस्ते पर गया. गेला यानी गया. कहाँ गया? वो आवाज़ सुनकर आर्किमिडीज जो बच्चा था जो शक्लें निकाल रहा था वो आवाज़ सुनकर रास्ते पे चले गया. पाहतो तो काय, देखा तो क्या, एका भल्या मोठ्या काड्या दगडाभोवती सारे जण गोळा झाले आहेत. एक बहुत बड़े काले पत्थर के आसपास सब लोग जमा हो गए. क्या देखा उसने? कि उस पत्थर के आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए. हाथ वारे करत आहेत, और वो चिल्ला रहे थे, उसको कोशिश कर रहे थे निकालने की. हाथ वारे करना, कोशिश करने की, एक्टिंग करना या कोशिश करना. दगडाभोवती त्या लोकांनी खड्डा खणलेला होता. उस पत्थर के आसपास उन लोगों ने बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था. दगड़ा भोवती यानी पत्थर के आसपास, दगड़ यानी पत्थर, भोवती यानी आसपास, खड्डा यानी गड्ढा, खनलेला यानी खोदा हुआ था. पत्थर को निकालने के लिए उन्होंने उसके पास में गड्ढा भी खोदा था. लोखंडी पहारी यानी शिगा घालून ते तो दगड त्या खड्ड्यामधून बाहेर काढत होते. लोखंडी पहारी एक तरह का ज़मीन खोदने का आला आता, पहारी जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा, जिससे किसान लोग हैं ना अपने खेत में या गड्ढे खोदते हैं, उसे बोलते हैं पहारी. शिगा भी उसी तरह का एक किस्म का आला है. ये दोनों आले के नाम हैं. ज़मीन खोदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों के दो नाम हैं, पहारी और शिगा. वो लेकर वो दगड त्या खड्ड्यामधून बाहेर काढत होते. वो जो पत्थर है उस खड्डे में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे इनके ज़रिए से. पण दगड दूर हटायला तैयार नव्हते. लेकिन जो पत्थर है वो हटने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था. एखादा बैल खाली उड़ून बसावा. एखादा बैल यानी बैल बैठ जाता है ज़मीन पर, तसा तो बसला होता. वैसे ही वो पत्थर बैठ गया था कि उठने के लिए तैयार ही नहीं रहता है कोई बैल. तो उसी तरह से वो भी बैठ गया था, उठने के लिए तैयार नहीं था. धावतच आरकी त्या गर्दीत गेला. दौड़ते ही आरकी उस भीड़ में चला गया. धावतच यानी दौड़ते हुए, गर्दी यानी भीड़, भीड़ में चला गया. आणि हात उंचावून म्हणाला, और अपने हाथ ऊंचे करते हुए कहने लगा, थांबा, रुको. थांबा यानी रुको. असा हाताने का एवढा मोठा दगड उचलला जाणार आहे? सवालिया निशान है, इसको बोलते हैं प्रश्न चिन्ह. ऐसे हाथों से इतना बड़ा पत्थर क्या उठाया जाने वाला है? एवढा यानी इतना, मोठा यानी बड़ा, दगड यानी पत्थर. इतना बड़ा पत्थर क्या हाथ से उठाया जाने वाला है? त्यासाठी तरफ तैयार करायला हवी. तरफ, उसके लिए तरफ तैयार करना है. तरफ, तरफ के मानी होते हैं बैरम. ऐसा आला जिससे वजनी शय को उठाया जाता है उसे कहते हैं तरफ. उसके लिए हमको क्या करना है? तरफ तैयार करना है. तरफ प्रश्न चिन्ह है, यानी सब लोग हैरत में पड़ गए कि ये कौन सी बला आहे तरफ. तरफ या शब्दाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. तरफ इस लफ्ज़ की सभी लोगों को हैरत हुई. आश्चर्य यानी हैरत, आश्चर्य यानी हैरत. सभी लोगों को तरफ सुनकर हैरत लगी, अचंबे में वो पड़ गए. पण आरकी त्यांच्या तोंडाकडे पाहत बसला नाही. लेकिन आरकी उनके, त्यांच्या यानी उनके, तोंडाकडे, उनके मुंह की तरफ देखते हुए नहीं बैठा. उनके मुंह की तरफ देखते हुए नहीं बैठा, उसने काम करना शुरू किया. इकडे तिकडे पाहत त्याने एक भला मोठा लाकड़ी वासा तैयार केला. इधर उधर देख कर, ढूंढ कर उसने एक बहुत बड़ा लकड़ी का बासा तैयार किया. तो दगडाखाली जाईल तितका खोल खुपसला, और वो पत्थर के नीचे जाएगा इतना अंदर उस खोल, अंदर उसको खुपस दिया यानी डाल दिया. कहाँ डाल दिया? पत्थर के नीचे वो बासा. वो त्या वाशाखाली लाकडाची एक गंडेरी ठेवून त्याने म्हटले, और उस पत्थर के नीचे एक गंडेरी, एक तरह की टोकरी है, वो रख कर उसने कहा. किसने कहा? बच्चे ने, आर्किमिडीज ने. हाँ लोगो, हाँ चलो लोगो, या टोकापाशी लावा बड़. चलो इस कोने पर आप अपनी ताकत लगाओ. अब एक बासे का मुंह उसने कहाँ ठूसा? अपने पत्थर के नीचे. ठीक है, उसको एक तरह की नीचे टोकरी थी. जैसे हम बड़े देग के अंदर खाना बनाते वक्त जो चम्मच का इस्तेमाल करते हैं ना, उसके आगे जो एक तरह की कटोरी रहती है, बस सेम उसने वैसे ही बनाया और उसका मुंह पत्थर के नीचे ठूस दिया
और लोगों से कहा कि चलो अब दूसरी तरफ को क्या लगाना है, बड़ लगाना है। बड़ यानी ताकत, टोकापाशी यानी दूसरी तरफ कोने पर, नोक पर, टोक यानी नोक। चलो लोगो इस नोक पर आप जोर लगाओ। चार हात एकत्र आल्या बरोबर तो अगडबम दगड आस्ते आस्ते सरकू लागला। चार हाथों ने जैसा ही जोर लगाया, अगड़बम ये बहुत बड़ा पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा। दगड़ यानी पत्थर, आस्ते आस्ते मतलब आहिस्ता आहिस्ता, वो अगड़बम यानी बहुत बड़ा पत्थर वहाँ से धीरे धीरे सरकने लगा। सारे जन पहातस राहिले, सब लोग देखते ही रह गए। पहातस मतलब देखते ही रह गए। एखादी म्हैस तळ्यामध्ये मनसोक्त डुबून हळूहळू, एखादी भैंस होती है, भैंस, वो जैसे तालाब में, तड़ यानी तालाब, मनसोक्त दिल खोल कर डूब जाती है, और हड़ू हड़ू यानी धीरे धीरे। ये देखो इस तरह का आला था उसने, जो मैंने बोला ना आपको, जिस तरह खाना देग में बनाया जाता है, देग खाना बनाते हो चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, वो इसने डाल दिया और यहाँ पर क्या किया, एक तरह की लकड़ी यहाँ पर फंसाया, और उसको अब क्या कर, लोगों से कहा कि अब इस पर जोर लगाओ। अब जाहिर सी बात है इस कोने पर हमने जोर लगाया तो ये धीरे से ऊपर उठ जाएगा या सरक जाएगा। आपने जैसे एक भैंस पानी में डूब जाती है और धीरे धीरे बाहर पड़ती है। भैंस की जो खूबी है ना, हम मुहावरा भी बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में, वो इसीलिए बोला जाता है कि भैंस को पानी बहुत पसंद होता है और कीचड़ बहुत पसंद होता है पानी वाला। वो एक मर्तबा उसमें चली गई, आप उसको कितने भी पत्थर मारो, जब तक उसका दिल नहीं भरता तब तक वहाँ से उठकर नहीं आएंगी। तो ऐसे ही वो पत्थर धीरे धीरे सामने आने लगा। तसा दो दगड़ खड्ड्या बाहेर आला, वैसे ही वो पत्थर गड्ढे के बाहर आ गया। झाडाच्या सावलीखाली एका टोकाला तो दगड हलवण्याचे कंत्राट। दगडाच्या सावलीखाली, दरख्त के छांव के नीचे, साए के नीचे, एका टोकाला एक कोने पर, तो दगड हलवण्याचे, उस पत्थर को हटाने की कंत्राट यानी कॉन्ट्रैक्ट, कंत्राट यानी कॉन्ट्रैक्ट घेतलेला इसम उभा होता। जो पत्थर को निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना, वो आदमी आराम से दरख्त के नीचे, छांव के नीचे बैठा हुआ था। कंत्राट यानी कॉन्ट्रैक्ट, इसम यानी आदमी खड़ा हुआ था। तो एकदम खुश झाला, वो बहुत खुश हो गया। आरकीच्या पाठीवर त्याने थाप मारली और आरकी के पीठ पर उसने थाप लगाई, यानी उसको शाबाशकी दी। पाठीवर यानी पीठ पर, थाप यानी थाप लगाना, उसको शाबाशकी दी। त्याला शाबाशकी दिली और उसको शाबाशकी दी, व्हेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने। आरकीला घेऊन तो दुसऱ्या दिवशी त्याच्या बड्या नातलगाकडे गेला, और वो जो बच्चा था आरकी, उसको वो साथ में लेकर दूसरे दिन अपने बड़े रिश्तेदार की तरफ लेकर गया। उसका कोई नातलग था यानी रिश्ते में था, उसके पास लेके गया। हा बड़ा नातलग हायरो राजाच्या दरबारी फार मोठ्या जागेवर होता, और जो नातलग था, वो रिश्तेदार था, वो हायरो राजा के दरबार में बहुत बड़े पद पर था, यानी पोस्ट पर था। हायरो राजा उस ज़माने में उस एरिया का राजा था, और उसी राजा के दरबार में इसका रिश्तेदार कोई अच्छे पोस्ट पर था। त्यालाही थोड़ी भूमितीबद्दल आस्था होती, और वो राजा को और उसके रिश्तेदार को भी भूमितीबद्दल, भूमिति मतलब ज्योमेट्री, भूमिति ज्योमेट्री, और बीजगणित यानी अलजबरा, तो ज्योमेट्री के बारे में उसको दिलचस्पी थी, उसके बारे में मोहब्बत थी, आस्था थी। किसको? रिश्तेदार को भी और हायरो राजा को भी। हायरो राजा गुणी जनांचा चाहता होता, और जो हायरो राजा था, ये हायरो राजा उस राजा का नाम है। हाँ, गुणी जनांचा यानी खूबियाँ रखने वाला, सलाहियतमंद लोगों का चाहता था। हायरो राजा भी लोगों को पसंद करता था जिनके अंदर सलाहियतें थी। या बड्या माणसांमुळे आरकी हायरो राजाकडे जाण्यास निघाला, और इन्हीं बड़े आदमियों की तरफ जाने के लिए, राजा की तरफ जाने के लिए वो निकला। और उसी के जो बड़ा आदमी कौन, उसका रिश्तेदार, उसके साथ वो आरकी हायरो राजा की तरफ जाने के लिए निकला। शहराच्या एका टोकाला, अच्छा यहाँ पर रोक कर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मुझे बाद में याद ना रहे या फिर आपको जहन में ना रहे। मराठी में 40 नंबर के पेपर में गद्य आकलन का एक सवाल आता है, जिसमें 4 सवालात बनाना होते, जवाब लिखना नहीं होते, 4 सवालात बनाना होते। एक पैराग्राफ आता है, अनसीन पैराग्राफ, जो अपने किताब में से नहीं रहेगा, और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको 4 सवालात बनाना रहेंगे। मैं 4 की बजाय बच्चों को 6 बोलता हूँ, ताकि 2 गलत आ जाए तो 4 हमारे सही हो, और बहुत आसान सवाल होता है। लेकिन
उन सवालात को बनाने के लिए मराठी में आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किधर, इन अल्फाजों को मराठी में क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए ये जो मैं स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, ये वाला वीडियो आप देखकर ये प्रश्नार्थक शब्द यानी कौन, कधी, कशाला, कशासाठी, ये मराठी में बोला जाता है क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किधर। इन लफ्ज़ों के मानी जब तक आपको याद नहीं होते तब तक आप सवाल नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये जो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो देखकर आप इसको लिख भी लो और वर्ड्स मीनिंग को याद भी कर लो, प्रश्नार्थक शब्द को। ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, उसका नाम है प्रश्नार्थक शब्द। शहराच्या एका टोकाला हायरो राजाचा प्रचंड मोठा राजवाड़ा होता। शहर के एक कोने पर हायरो राजा का एक बहुत बड़ा राज दरबार था। एका टोकाला, एक कोने में, शहर के कोने में हायरो राजा का बहुत बड़ा, प्रचंड यानी बहुत, मोठा यानी बड़ा, राज दरबार था। रस्त्यावर दुतर्फा उंच उंच वृक्ष होते और रस्ते पर दो तरफा ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। उंच उंच यानी ऊंचे ऊंचे, वृक्ष यानी दरख्त थे। दरख्त को और एक बोला जाता है तरु, समानार्थी शब्द हुआ इसका तरु। तरु और वृक्ष के माने होते दरख्त। तो रास्ते पर दोनों तरफ, अब जाहिर सी बात है जब राजा का दरबार है तो अच्छा ही होगा, तो दोनों तरफ बड़े बड़े दरख्त थे। त्या रस्त्यावरून आरकीचे वडील आरकीला घेऊन दरबारात जात होते और उसी रास्ते से आरकी के अब्बू आरकी को दरबार में ले जा रहे थे। जात होते यानी जा रहे थे। स्वतः हळूहळू बिचकत दचकत पावले टाकत होते और वो स्वत यानी खुद, हड़ू यानी धीरे धीरे, बिचकट यानी डरते डरते, बिचकट दचकत मतलब डरते डरते, पावले यानी कदम, टाकत होते यानी डाल रहे थे। क्या मानी हुई उसके? उसके अब्बू खुद, स्वत यानी खुद, धीरे धीरे डरते डरते अपने कदम डाल रहे थे कि भाई राजा के दरबार में हम जा रहे हैं। आणि आरकी मात्र तसाच खिशामधून कागद काढून कागदावरील क्लिष्ट गणिते डोळ्यात घालत जात होते और उधर उसके अब्बू डर रहे थे और आरकी मात्र यानी सिर्फ तसाच खिशामधून काही कागद काढून, जेब में से कुछ कागजात निकाल कर कागदावरील यानी कागज़ पर कुछ अलग अलग तस्वीरें जो मैथमेटिक्स की है वो रिवाइज कर रहा था, उसको देख रहा था। जेब में से कुछ कागज़ निकाल के कुछ तस्वीर को देख रहा था। वडिलांनी मागे पाहिले, अब्बू ने जैसे ही पीछे देखा की घाबरून आरकी हाताला कागद झटकून खिशात लपून टाकी। तो आरकी डर कर अपने हाथ में से फौरन जेब में वो कागज़ डाल दिया करता था। घाबरून यानी डर कर, झटकन खिशात फौरन जेब में डाल दिया करता था, छुपा दिया करता था। लपवून यानी छुपाना, छुपा दिया करता था। आपण राज दरबारी जात आहोत, हम राज दरबार में जाते हैं या जा रहे हैं, याचे त्याला काहीच वाटत नव्हते। इसको उसका कुछ भी नहीं लग रहा था कि यार इतने बड़े राजा के दरबार में हम जा रहे हैं। वो डर नहीं रहा था और उसको उस चीज़ का एहसास नहीं था बचपन में। त्याला खरा आनंद झाला होता, उसको तो सच्ची खुशी हो गई थी। खरा यानी सच्ची, आनंद यानी खुशी। उसको तो बहुत खुशी हो गई थी। किस बात की खुशी हो गई थी? यहाँ पर तो एकाच गोष्टीचा, वो एक ही बात की उसको खुशी हुई थी। गोष्टीचा यानी बात का, ये बात की खुशी हुई थी। कौन सी? तरफेच्या बाबतीत, वो तरफ जो उसने बनाया था ना, उसके बारे में उसको बहुत खुशी हुई। दोन टोकांना लागणाऱ्या प्रेरणा यामधल्या टेकूच्या अंतरापासून व्यस्त प्रमाणात असतात। किस बात की खुशी हुई थी उसको? यहाँ से यहाँ तक, इस बात की खुशी हुई थी। अब इसमें टोका यानी किनारा, प्रेरणा यानी जोर लगना, तरगीब मिलना, अंतरापासून यानी फासले से, व्यस्त यानी बराबर, प्रमाणात यानी तादाद में, एक वज़न की तरह। अब इसका मतलब क्या हुआ? उसको इस बात की खुशी थी कि उसने जो सोचा था वो हकीकत में तब्दील हुआ। क्या सोचा था उसने? दो कोनों में लगने वाला जोर वो बराबर हिस्से में या हिस्सेदारी में रहता है। एक साइंस का उसूल है कि दोनों के दरमियान दोनों कोनों पर लगने वाला जोर बराबर होता है। ये साइंस का उसूल है। ही त्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली और ये उसकी सोच, तसव्वुर प्रत्यक्षात अमल में, यानी डायरेक्टली अमल में आई। उसकी जो तसव्वुर था, कल्पना यानी तसव्वुर, प्रत्यक्षात यानी अमल में आना, उसका तसव्वुर अमल में आ गया था। त्या आनंदात तो राज दरबारात आला। केव्हा? उस खुशी में, आनंदात यानी खुशी में, राज दरबारात आला। उस खुशी में वो कब राज दरबार में आया?
हायरो राजा समोर उभा राहिला केव्हा, और हायरो राजा के सामने वो कब खड़ा हुआ, केव्हा यानी कब। देखो मैंने अभी बताया ना आपको कि प्रश्नार्थक शब्द जब तक आप याद नहीं बनेंगे तब करेंगे आप तब तक सवाल नहीं बना पाएंगे, और 4 नंबर के लिए डेफिनेटली आता ही है गद्य आकलन। तो केव्हा यानी कब, का यानी क्या, कुठे यानी कहाँ। तो इस तरह के लफ्ज़ आपको याद करना है। अगर ये याद नहीं किया आपने तो आपको गद्य आकलन नहीं समझेगा, आप सवाल नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो वीडियो मैंने आपको बताया उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या पर्सनल या प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हो और लिख लो और उसको याद कर लो। ओके, तो वो कब वहाँ गया, कब हायरो राजा के सामने खड़ा हुआ, हेही त्याला समजले नाही, ये भी उसको समझा नहीं। रत्न जडित मुकुट घातलेल्या राजाकडे पाहून छोटा आरकी भांबावून गेला। रत्न जडित यानी हीरे मोतियों से लदा हुआ वो मुकुट, रत्न जड़ित यानी हीरे मोती से जड़ा हुआ, मुकुट यानी ताज पहना हुआ राजा कड़े देखकर वो डर गया, घबरा गया। अभी तक पता नहीं था उसको कहाँ जा रहे, लेकिन जैसे ही उसने अचानक राजा को देखा, वो भी उसका ताज इतना बड़ा और हीरे मोती उसके ताज में लगा हुआ, ये सब देख कर वो जो छोटा आरकी है बेचारा वो घबरा गया था। भामावून जाने यानी घबरा जाना। राजा त्याला म्हणाला, राजा ने उससे कहा, मला सारा वृत्तांत कळला है। राजा ने उस बच्चे से कहा, आरकी से, मुझे सब खबर पता लगी है। वृत्तांत यानी खबर लगना, सब मामला मुझे पता चला है। अशी हुशार मुले या देशाला हवी आहेत, ऐसी बहुत सारे होशियार लड़के बच्चे इस देश को ज़रूरत है, ऐसे होशियार बच्चों की इस देश को ज़रूरत है। आजपासून तू या दरबारात राहायचे, आज से तू इस दरबार में रहेगा। क्या बोला है, आज से इस दरबार में तुझे रहना है। दिवस भर अभ्यास, दिन भर आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, पढ़ाई करना है। मनन, सोच फिक्र करना है। चिंतन, गौर फिक्र करना है। वाचन, पढ़ाई करना है। अब क्या बोला राजा ने, दिन भर रहना है आपको यहाँ पर, आप टेंशन नहीं, तो कितना भी कागज़ में देखते जा। तज्जिया करना है, सोचना है, गौर फिक्र करना है, अभ्यास करना है, पढ़ाई करना है। मी तुझ्या पाठीशी आहे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। पाठीशी होना यानी साथ रहना। हे पाहून दरबारातील सारे लोग आनंदाने टाळ्या वाजवू लागले। ये देखकर लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। ये सब देखकर खुशी खुशी सब लोगों ने तालियां बजाई। वाजवू लागले यानी बजाने लगे। आरकीचे कौतुक करू लागले, और सब के सब लोग आरकी की तारीफ करने लगे। कौतुक करने, तारीफ करना, कौतुक करने, तारीफ करना है। यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म हुआ है। इसके सवालात के जवाबात जो आपको दिख रहे हैं ना, इसकी सवालात के जवाबात का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। आपको जब क्लास में टीचर पढ़ा देगा उसके बाद यहाँ पर आकर वापस से लिंक या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन तो मैंने इसकी ऑलरेडी दे चुका हूँ, वहाँ पर जैसे टच करेंगे आप तो इसके सवालात के जवाब शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं बच्चों कि एक मर्तबा में कोई भी सबक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, बार बार इस सबक को देखना है। जब भी मौका मिले इन लिंक को अपने पास सेव रखना है। जब भी हमारा टेस्ट होगा, जब हमको मान लो सर अब कल ये सबक पढ़ाने वाले हैं, तो हमको एक दिन पहले ये 1 घंटा पहले देख के जाना है, फिर सर हमको समझाएंगे, और फिर वहाँ से आने के बाद घर पर हमको और एक मर्तबा देखना पड़ेगा। तब एक मर्तबा अभी हम समझ रहे हैं, ऐसे 4-5 मर्तबा एक एक सबक को हम देखेंगे ना, तब जाके हमारे सबक हम समझ में आएगा। अगर एक मर्तबा में आपके समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत बड़ी बात है। लेकिन शैतान वर्गलाता है, यार एक सबक तो समझ में नहीं आ रहा है जल्दी, तो उसको बोलना शैतान को, भाई अगर मुझे एक मर्तबा में समझ में आ जाए तो मैं टीचर बन जाता ना, स्टूडेंट्स क्यों रहता। ठीक है, तो एक चीज़ को आपको बार बार देखना पड़ेगा। इन तमाम असबाक की लिंक अपने पास सेव रखो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। सवालात के जवाबात की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगले सबक के लिए रेडी रहिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसका वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक इस अल्फाज के मानी याद करो इस सबक के। और दूसरा होमवर्क है कि जो मैंने प्रश्नार्थक शब्द दिया उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो प्रश्नार्थक शब्द भी आप याद कर लेंगे। कौन, कधी, कशाला यानी क्यों, कब, क्या, कैसे को मराठी में क्या बोलते हैं। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.